और सबसे पहले बात वोटर अधिकार यात्रा की होगी। देखिए, एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को मजबूती देने के लिए प्रियंका गांधी और तेलंगाना की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी पहुंचे, लेकिन रेवंत रेड्डी की बिहार आते ही उनका एक पुराना बयान चर्चा में आ गया और एनडीए नेता राहुल गांधी पर कैसे निशाना साधने लगे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पिछले 2 दशक से आरजेडी के पीछे पीछे चलने वाली कांग्रेस को मजबूत करने और एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी बिहार में यात्रा पर निकले हैं। नाम दिया है वोटर अधिकार यात्रा। ये फोटो खिंचाने और वीडियो बनाने के अलावा कोई है क्या यात्रा? ये भाई के समर्थन में प्रियंका गांधी वाड्रा भी मंगलवार को बिहार पहुंची और यात्रा में शामिल हुई। हालांकि एनडीए नेता मानते हैं कि प्रियंका के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई हैं तो बहन आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन होगा क्या, क्या करेंगे? राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में एक ऐसे नेता भी शामिल हुए जिनके बिहार पहुंचते ही सियासी बवाल शुरू हो गया। वो हैं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी के बिहार पहुंचते ही उनका एक पुराना बयान चर्चा में आ गया, जिसमें रेवंत ने बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया था। आज तो हद ही कर दिया तेजस्वी जी ने। बिहार का इतना बड़ा अपमान, घोर अपमान, बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। एनडीए नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए पूछ रहे हैं कि जिसने बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया था उसे बिहार क्यों बुलाया। तो दूसरी ओर एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण पर निर्वाचन आयोग ने लोगों से 5 सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं। सवाल नंबर 2, मरे हुए लोगों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं। सवाल नंबर 3, वोटर के नाम एक ही जगह पर होना चाहिए कि नहीं। सवाल नंबर 4, दूसरी जगह बसे लोगों के नाम हटने चाहिए कि नहीं। और सवाल नंबर 5, विदेशियों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वोटर अधिकार यात्रा में तेलंगाना के सीएम के शामिल होने पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। प्रशांत किशोर ने रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा। किशोर ने कहा कि रेवंत रेड्डी की बिहार में हैसियत क्या है, अगर रेवंत बिहार के किसी के गांव में घूमे तो जनता उन्हें दौड़ा लेगी। रेवंत रेड्डी कौन है भाई? बिहार के लिए, बिहार के लोगों को गाली देने वाले आदमी है। रेवंत रेड्डी का क्या औकात है बिहार में? रेवंत रेड्डी का बिहार में क्या औकात है? बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? बिहार के लोगों को गाली दिया है। ये कहा है कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना। तो रेवंत रेड्डी तो आ जाए कहीं गांव में तो जनता दौड़ा लेगी लाठी डंडा लेकर। राहुल गांधी उनको अपने मंच पे राहुल गांधी अपने मंच पर बहन पर लेके घूम रहे हैं, तो राहुल गांधी की मानसिकता दिखाता है कि बिहार के लोगों को गाली देने वाले आदमी को आप मंच पे घुमा रहे हैं। और वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तेलंगाना के सीएम के बिहार आने पर निशाना साधा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो राहुल गांधी के हिम्मत की दाद देते हैं। पहले चोरी करना और फिर सीना जोरी करना। बिहार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गाली देते हैं, फिर भी राहुल गांधी उन्हें लेकर घूम रहे हैं। जी का हिम्मत को दाद देता हूं। चोरी करो और सीना चोरी करो, चोरी करना और फिर सीना चोरी करना। बिहार को उनकी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गाली देंगे क्योंकि बिहार की नौजवानों की डीएनए गलत है, खराब है, और फिर आके उनके साथ ये उनको लेके तो बिहार में घूमेंगे क्या वोट चोरी हो रहा है। मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कहता हूँ वो माफी मांगे बिहार की जनता को। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंध लग गई। मधुबनी में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मोहना चौक पर एक युवक अचानक भीड़ से निकलकर राहुल गांधी की गाड़ी में चढ़ गया और उन्हें गले लगाने की उसने कोशिश की। हालांकि राहुल गांधी ने संयम बरतते हुए युवक से हाथ मिलाया और स्थिति को संभाल लिया, लेकिन एक बार फिर से उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले जब बाइक से वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, उस वक्त भी एक युवक ने उन्हें किस किया था। अब देखिए दूसरी बार राहुल गांधी के सुरक्षा में सेंधमारी की गई। एक युवक भीड़ से आता है, गाड़ी पर चढ़ता है और राहुल गांधी को गले लगाने की कोशिश करता है। हालांकि राहुल गांधी ने संयम का परिचय देते हुए उस युवक को गले लगाकर उसको सम्मान दिया।
और पटना से बड़ी खबर आपको दे, बिहार के 3 नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा। बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर को वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिली। एलजेपी आरबी सांसद शांभवी को वाइस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को भी वाइस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। ये 3 नेता जिनकी सुरक्षा में बदलाव किया गया, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें बीजेपी सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर। इसके अलावा एलजेपी आरबी सांसद शांभवी को भी ये सुरक्षा दी गई है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को वाइस श्रेणी की सुरक्षा दी गई। और चुनावी साल में सीएम नीतीश ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बिहार में उद्योग को चमकाने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को लागू सीएम ने कर दिया। बिहार में निवेश करने वालों को इससे क्या क्या फायदा होगा, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नौकरी के बाद इंडस्ट्री चमकाने का ऐलान। बिहार चुनाव में कितना कल्याण, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, यहां तक कि 50 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार देने के बाद 1 करोड़ नौकरी देने का वादा और उसके बाद उद्योग धंधे का नया राज्य बनाने का दावा। 1000 नौकरी दीजिए और 10 एकड़ जमीन मुफ्त में लीजिए। ऐसे लोग हों जो 100 करोड़ रुपए तक का रोजगार लगाएंगे, निवेश करेंगे और साथ ही साथ 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देंगे, उनको जमीन 1 रुपए में दी जाएगी। चुनावी साल में ये है सीएम नीतीश कुमार का एक और मास्टर स्ट्रोक। नीतीश सरकार ने बिहार में नई औद्योगिक नीति और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को लागू कर दिया है। इससे बड़ी कंपनियों को जमीन मुफ्त में मिलेगी। 100 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर 10 एकड़ तक जमीन निःशुल्क। 1000 से ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनियों को फ्री में जमीन और 100 करोड़ से ज्यादा निवेश पर 25 एकड़ तक जमीन सरकार बिना पैसे के देगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ जमीन के लिए कोई राशि नहीं देनी होगी। 31 मार्च 2026 तक जो निवेशक आवेदन करेंगे उनके लिए इस पैकेज का लाभ मिल सकेगा। नीतीश सरकार ने चुनावी मौसम में उन लोगों को जवाब दिया है जो कहते हैं बिहार में कारोबारी क्यों नहीं आते। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज के जरिए सीएम नीतीश ने एक बड़ा दांव खेला है, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। जो कल कारखाने थे, उद्योग थे, वो भी बंद हो गए। तो इसलिए अभी सिर्फ ये आई वास है जनता को भ्रम में रखने के लिए। इतनी चीजों को योजनाओं की घोषणा कर रही है, उससे उन्हें पता है कि उनकी सरकार आने वाली नहीं है, उनके पैरों से जमीन खिसक गई है। तो अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कभी यूरोप में इनकलाब आया था, सनती इनकलाब जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वो बिहार में आएगा। एक ओर खूब सियासत हो रही तो दूसरी ओर उद्योग जगत जमकर तारीफ कर रहा है। नीतीश सरकार ने तय किया है कि लाभ के लिए 31 मार्च से पहले आवेदन करना होगा। 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी मिलेगी और 30% तक पूंजीगत सब्सिडी भी दी जाएगी। औद्योगिक पैकेज से अगले 5 साल में सरकार 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य भी हासिल कर लेगी। देखना होगा चुनावी साल में ये बाजी कितनी कारगर साबित होती है। पटना संवाददाता संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव मेहर कुमार सिंह ने नीतीश सरकार के द्वारा आज नए औद्योगिक पैकेज को देश का सबसे बेहतर पैकेज बताया। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में मेहर कुमार सिंह ने कहा कि अगले 6 महीने के लिए लागू किए गए इस पैकेज से बिहार के औद्योगिक जगत में बेहतर माहौल बनेगा। सरकार ने निवेशकों और उद्योगपतियों को एक बड़ी सौगात दी है। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव मेहर कुमार सिंह से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं।
नीतीश सरकार ने आज अपनी कैबिनेट की बैठक में उद्योगपतियों को एक बड़ी सौगात दी है। क्या है ये सौगात, इस बारे में हम बात करते हैं उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह जी से। सर, आज किस तरीके का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया एक तरीके से बिहार में? बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रोजगार का सृजन और उद्योग कैसे बड़े हों, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 अगस्त को घोषणाएं की थी। उसी घोषणाओं के अनुपालन में और कैबिनेट की सहमति से आज जो न्यू औद्योगिक पैकेज आया है, वह पैकेज है 6 महीने के लिए, एक विशेष पैकेज है, पुरानी पॉलिसी लागू है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग लैंड 3 विशेष श्रेणी के बड़े उद्योगों के लिए फ्री दे रहे हैं, 1 रुपये का टोकन वैल्यू पे दे रहे हैं। जो ऐसे लोग हों जो 100 करोड़ रुपए तक का रोजगार लगाएंगे, निवेश करेंगे और साथ ही साथ 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देंगे, उनको जमीन 1 रुपये में दी जाएगी। इसी प्रकार और देखिए, इंडिया गठबंधन में सीएम फेस को लेकर लगातार विवाद जारी है। तेजस्वी यादव के चेहरे पर सहमति को लेकर बात नहीं बन पा रही। मुकेश सहनी ने ये साफ कर दिया है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, वीआईपी की भी सुननी होगी, सभी पार्टियां मिलकर तय करेंगी। लेकिन इस पर आरजेडी का रिएक्शन क्या है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं। सिर्फ राहुल गांधी जी डिसीजन नहीं लेंगे कि सीएम तेजस्वी जी होंगे। कांग्रेस पार्टी या उसके सांसद राहुल गांधी ये साफ साफ नहीं कह रहे कि पूर्व सीएम लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं। अब तक तेजस्वी यादव को सीएम फेस बता रही विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी यू टर्न ले लिया है। अब सहनी भी ये कहने लगे हैं कि तेजस्वी के चेहरे पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, मेरी भी सुननी होगी। सिर्फ राहुल गांधी जी डिसीजन नहीं लेंगे कि सीएम तेजस्वी जी होंगे। गठबंधन के सभी दल जो है ना, वो सबको मिलकर डिसीजन लेना है और कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी पे ये सारी चीज चर्चा होगा। समय बीतता जा रहा है और सवाल गहराता जा रहा है। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, महागठबंधन में सीएम फेस पर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद 1-2 नहीं बल्कि कई बार दावा ठोक चुके हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो तेजस्वी यादव ही। पर खुद को ए टीम बता रही कांग्रेस के नेताओं को तेजस्वी का नाम लेने में हिचकी आ रही है, जबकि आरजेडी लगा रही यही पुकार, हमें चाहिए तेजस्वी सरकार। और चुनाव के बाद या चुनाव के पहले हमें मुख्यमंत्री का कब ऐलान करना है, ये निर्णय भी हम सामूहिक रूप से करेंगे। और सब लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि बिहार की जनता की है पुकार, हमें चाहिए श्री तेजस्वी सरकार। इस बात का एहसास सबको हो रहा है। सत्ता के शीर्ष पर बैठने के लिए सिर्फ उठव्वल इंडिया गठबंधन में सीएम फेस पर जिज को लेकर एनडीए भी चुटकी ले रहा है। और कांग्रेस जो कि राजद की सबसे बड़ी एलाई है, वही जब राजद को मानने को तैयार नहीं है, वही जब तेजस्वी को मानने को तैयार नहीं है, तो फिर तेजस्वी का भविष्य क्या है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। कुल मिलाकर इन पार्टियों के बीच की आपसी प्रतिस्पर्धा और नूरा कुश्ती जनता के सामने है। जनता कभी ऐसे गठबंधन को कोई मौका नहीं देने वाली है। सत्ताधारी दल टिप्पणी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को लेकर कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी का दिल नहीं पिघल रहा और अब मुकेश सहनी ने भी यू टर्न ले लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन बिना सीएम फेस के ही चुनाव मैदान में उतरेगा? अगर ऐसा हुआ तो इसका नतीजा क्या होगा? पटना संवाददाता अमित कुमार और सुपौल रिपोर्टर अमित झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात गिरिराज सिंह के बयान की होगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने घुसपैठ को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में अगर फिर से एनडीए की सरकार बनी तो सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को निकाल फेंकेंगे। गिरिराज के इस बयान पर सियासी बवाल मच चुका है, दिखाते हैं आपको। बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, सरकार बनेगी तो सबको निकाल फेंकेंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, मोदी सरकार के पहले, दूसरे और लगातार तीसरे कार्यकाल में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है।
बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये अगर फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल फेंकेंगे। और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं सरकार बनेगी तो सबको निकाल फेंकेंगे। गिरिराज सिंह ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घुसपैठ को देश के लिए खतरा बता चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश के लिए संबोधन हो या गया जी में जनसभा, पीएम मोदी बिहार की सीमांचल में घुसपैठ पर चिंता पहले भी जता चुके हैं। अब गिरिराज सिंह भी उसी किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया में जीत हासिल कर बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को उठा फेंकने का वादा कर रहे। इस बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। अब पूर्णिया के 7 सीटों में से 7 सीट लेंगे। गिरिराज सिंह के इस बड़े बयान के बाद बिहार में जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्ष में बैठी आरजेडी और कांग्रेस एजेंडे की राजनीति करने का आरोप लगा रही तो जेडीयू और बीजेपी ये दलील दे रही है कि बिहार में वही रहेगी जिसकी नागरिकता संविधान के तहत तय होगी। अब जहां तक सवाल घुसपैठियों का है, नागरिकता का है, इसके लिए भारत सरकार के पास पूर्व से ही कानून बना है और कानून के तहत वो तय करेंगे। वैसे राजनीति जो एजेंडे की राजनीति के तहत किया जाता हो, ऐसी राजनीति से परहेज करना चाहिए। पर अवैध रूप से सीमांचल में रह रहे एक घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें निकाला जाएगा। महागठबंधन के लोगों को माननीय मंत्री जी के बयान पर मिर्ची लगनी स्वाभाविक है। बिहार में 18 वर्षों से एनडीए की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है 11 वर्षों से। अगर उसके बाद भी घुसपैठिया हो रहा है और लोग आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो क्या केंद्र में बैठे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो क्या चूना रगड़ रहे हैं? सीमांचल में घुसपैठ बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सत्ता पक्ष एसआईआर अभियान में घुसपैठियों की पहचान का दावा करता है तो विपक्ष साजिश के तहत राजनीति करने का आरोप लगाता है। ऐसे में घुसपैठ का मुद्दा चुनाव में किसे फायदा पहुंचाएगा और किसे नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार और पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट और यहां से एयरपोर्ट से अपने आवास के लिए निकल चुके हैं। कल सीएम का रूटीन हेल्थ चेकअप है। सीएम के साथ संजय झा और ललन सिंह भी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और दिल्ली एयरपोर्ट के बाद अब देखिए अपने आवास के लिए निकले हैं, जो दिल्ली में स्थित आवास है उसके लिए निकले और सीएम के साथ संजय झा, ललन सिंह मौजूद बताए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि कल सीएम का रूटीन हेल्थ चेकअप है जिसके लिए वो दिल्ली पहुंचे हैं। बड़ी खबर लगातार आपके सामने। दिल्ली में सीएम इस वक्त मौजूद हैं। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट से वो आवास के लिए निकले और रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार। और देखिए पटना में कल रात बवाल, हिंसा और आगजनी के बाद पटना पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए 40 लोगों की गिरफ्तारी की, जबकि 62 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस का दावा है कि ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। सड़क पर धधकती आग के शोलों की ये तस्वीर है जिसने पटना में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। हंगामा इस कदर बरपा कि पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। पटना केंद्रपुरी इलाके में लोगों के निशाने पर खाक ही था। अटल पथ पर पहले कार को आग के हवाले किया गया, फिर बाइक को जलाकर खाक कर दिया गया। फिर पुलिस पर पथराव भी हुआ। सड़क पर हिंसा और तांडव की तस्वीरों ने सबको डरा कर रख दिया। अब इस उपद्रव मामले में पटना पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 40 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 62 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने वार्ड पार्षद टूटू और श्वेत रंजन को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय वार्ड पार्षद भी पूरी साजिश में शामिल था। उपद्रवी पैसे के बल पर बाहर से बुलाए गए थे। बाद रात में पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई और कुल 62 लोग 55 रात में आज सुबह में और कुल मिला के 62 लोगों को हिरासत लेके पूछताछ किया जा रहा है। इनमें
कुछ वहाँ के लोकल रहने वाले हैं और कुछ लोगों को बाहर से भी ला के उपद्रव कराया गया था। इस पूरे मामले में जो 2 मेन षड्यंत्रकर्ता थे वो वहाँ के लोकल वार्ड पार्षद टूटू नाम से हैं। इनके द्वारा एक व्यक्ति हैं श्वेत रंजन, जो मूल रूप से घुसवरी के रहने वाले हैं, जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं। इसमें टूटू के द्वारा उनसे संपर्क किया गया था 1 हफ्ता पहले और उनके बीच में हुआ था कि इसको एक बड़ा राजनीतिक तुल दिया जाना है। व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पे आधुनिक काम भी किया गया, पथराव भी किया गया और इसके अलावा वहाँ पे जो पत्थरबाजी पुलिस पे हुआ था सारा काम उनके द्वारा किया गया। पटना पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि इस पूरी हिंसा में पीड़ित परिवार का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने यह भी बताया कि बच्चों की रहस्यमय मौत को लेकर अब तक जांच रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई ही नहीं है। वो पुरानी घटना जिसके बारे में संदर्भ में लोग किए थे, इसमें जो पीड़ित परिवार है उनका मानसिक रूप से उनका इस्तेमाल किया गया। उनको भी जानकारी नहीं थी कि इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। वो बाहर से आए और उनको तुरंत उस भीड़ पहले से इकट्ठा की गई थी, उनको लाया गया। उनको भी जानकारी नहीं थी कि इसका इस तरह से किया जाएगा। पुलिस के द्वारा उनके साथ जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया सब साझा किया गया था। मेरे द्वारा आप लोगों को भी बताया गया है इसमें कि क्या अच्छी घटनाएं हुई हैं, किस तरह की चीज़ें रिपोर्ट आई हैं। हत्या का अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पटना में हंगामा, बवाल और आगजनी की तस्वीरों ने सबको दहशत में डाल दिया था, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस के एक्शन से ये साफ हो गया है कि अगर कानून व्यवस्था को हाथ में लोगे, बर्बादी की राह पर चलोगे तो बचोगे नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाएंगे कटिहार से आई खबर। कटिहार में धर्मांतरण के खेल के बाद आदिवासियों का गुस्सा भड़क उठा। आदिवासियों ने धर्मांतरण के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनाव से पहले सीमांचल में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गरमाने लगा है। कटिहार में आदिवासियों को ईसाई बनाने के खेल के खिलाफ लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और धर्मांतरण का धंधा बंद करने की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर मिशनरीज के धर्मांतरण के खेल को खत्म करने की मांग की। इन लोगों की मांग है कि सरकार और प्रशासन ऐसे संगठनों और लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। इनका आरोप है कि ईसाई धर्म और मिशनरी से जुड़े लोग भोले भाले आदिवासी लोगों को बहला फुसलाकर पैसे और बेहतर जीवन स्तर का लालच देकर उनका धर्मांतरण करा रहे हैं, जिससे सीमांचल में आदिवासी समाज के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। धर्मांतरण करने के लिए कुछ लोग आते हैं और हमारे आदिवासी भाई बहनों को लालच देते हैं और लालच देकर जो है अपने धर्म की ओर प्रगति करते हैं। ये बहुत बड़ा संकट है सर। एक दिन धर्म परिवर्तन करके सभी आदमी अगर धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो यहाँ पर आदिवासी नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी, जनजाति की नाम ही नहीं रहेगा। एक दिन हम आदिवासी नहीं कर सकते अपने आप। दरअसल कटिहार के टीवी टावर मोहल्ले में बड़ी संख्या में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसके बाद लोग गुस्से में हैं। भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसला कर लालच देकर ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे धर्मांतरण का खेल हो रहा है। सीमांचल में बड़ी संख्या में आदिवासी हैं। आदिवासियों को बेहतर जीवन और पैसे का लालच दिया जाता है। चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का खेल होता है। प्रार्थना सभा में बुलाकर धर्मांतरण करवाया जाता है। ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण के धंधे में शामिल होने के आरोप हैं। धर्मांतरण के लिए बाहर से फंडिंग के भी आरोप हैं। लेकिन अब धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासी समाज ने बिगुल फूंक दिया है। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण से आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में आदिवासी समाज धर्मांतरण के खिलाफ गोलबंद हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कैबिनेट बैठक में विवाद की खबरों को खारिज किया है और उन्होंने कहा कि कृषि फॉर्म की जमीन तभी ट्रांसफर होगी जब उसके बदले कृषि विभाग को उसके बराबर यानी कि समतुल्य जमीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसे लेकर कोई मतभेद नहीं है। साथ ही कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि आरजेडी और कांग्रेस को बिहार की संस्कृति और सभ्यता का कोई ज्ञान नहीं है। आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। उसके बाद विपक्ष सवाल खड़े करें कि आपस में नेता लड़ रहे हैं। कौन? कैबिनेट के बैठक में क्या हुआ? आपने कहा जरा आपने और कहीं कुछ नहीं है। अपने अपने विभाग का आज कृषि विभाग के
जमीन के मामले पर हस्तांतरण का हमने कहा मुख्यमंत्री जी का आदेश का हम पालन करेंगे। हमारा कृषि फॉर्म का जमीन हम तभी देंगे जब उसके समतुल्य जमीन हमारे कृषि विभाग को मिलेगा। इसमें बहस का कहाँ कोई जगह है। और वहीं दानापुर के बेहटा से बड़ी खबर